हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोर लॉसेस से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं रहेगा। आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, ये सभी जानते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। और कोर लॉस जो होते हैं उसको हम आयरन लॉस के नाम से भी जानते हैं, कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं और नो लोड लॉस भी इनको बोलते हैं। ठीक है। और कॉपर लॉस जो है वो वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं, जिसे हम आई स्क्वायर आर लॉस भी बोल सकते हैं। तो आज जो है वो हम केवल कोर लॉस के बारे में बात करेंगे, जिसे कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो ये क्या है, मेनली दो तरह के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। अब देखिए, इसे हम कांस्टेंट लॉस क्यों बोलते हैं, इसके पीछे देखिए क्या कारण है कि आपका जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें आपका जो फ्लक्स होता है वो क्या रहता है, नो लोड सिचुएशन और फुल लोड सिचुएशन में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए इस कांस्टेंट फ्लक्स पर होने वाले लॉस जो होते हैं वो कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडी करंट लॉस की। तो देखिए, एडी करंट लॉस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉलिड मटेरियल का ये जो है स्ट्रक्चर वो यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि यदि आप स्ट्रिप की बजाय आप सॉलिड मटेरियल यूज़ करें, लोहे का, आयरन का, तो उससे क्या होगा, एडी करंट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, ये गर्म बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और हीट लॉस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग बना देते हैं और इधर क्या है, सेकेंडरी बना देते हैं। ठीक है। प्राइमरी पर जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी क्या है, आपका ओपन सर्किट है, प्राइमरी पर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये जो फ्लक्स है वो क्या है, इस कोर के थ्रू लिंक करेगा सेकेंडरी में। लेकिन अब देखिए कि ये जो ईएमएफ है ये क्या है, इधर भी इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। इस ईएमएफ की वजह से आपका क्या होगा, करंट जनरेट होगी, क्योंकि ये आपका क्लोज पाथ है। करंट जनरेट होगी तो ये करंट क्या होगी, इस करंट को आप एडी करंट बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस ठोस कंडक्टर को यदि मैं इस यहाँ से कट कर दूँ तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सरफेस क्रॉस सेक्शन व्यू जो है इसका इस तरह से दिखेगा। अब देखिए, इसके अंदर एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपकी करंट क्या होगी, वो ज़्यादा फ्लो करेगी। कौन सी करंट, एडी करंट। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोर को हम क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से आपका आई जो है वो क्या होगा, ये इंक्रीज़ होने से आई जो है वो कम हो जाएगी, तो एडी करंट जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से होने वाले लॉसेस जो हैं, हीट लॉस, वो भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, एडी करंट जो है वो उसका फॉर्मूला है ये मेनली आपका फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के, आपकी फ्रीक्वेंसी, कोर की थिकनेस और कोर का वॉल्यूम, मटेरियल का जो वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, आपने जब स्ट्रिप यूज़ की है, लेमिनेटेड स्ट्रिप, तो उससे थिकनेस क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आपका एडी करंट लॉस। तो ये भी क्या होंगे, थिकनेस से आपके लॉसेस भी, एडी करंट लॉस भी कम होगा, इसलिए हमने पतली स्ट्रिप यूज़ की है। चलिए अब हम देख लेते हैं हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में। तो देखिए, हिस्टेरिसिस लॉस को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझना होगा कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, इसमें आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। 3 तरह के मटेरियल हो गए। इसमें देखिए अल्फ़ाबेट यदि देखेंगे आप 3, 4 और 5 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो 1 या 1 से कम होती है, इसका मतलब नेगेटिव हो गई। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी परमेबिलिटी 1 या 1 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गए। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो परमेबिलिटी है ये क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड में काम करती है, जिसको हम बोलते हैं म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है ट्रांसफार्मर के। तो इसमें ये आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी है और ये आपकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है और ये आपकी मेन परमेबिलिटी है मटेरियल की। तो देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है मटेरियल की, वो हम जो ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यों यूज़ नहीं करते, देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर से नहीं जाएगी, नहीं पास करेगी। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें आप हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या है, कुछ लाइन ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक लाइन जो है वो इसके अंदर से पास होगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपकी बाहर से निकल जाएगी। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास करती हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें वही मटेरियल चाहिए जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास करें, जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करें। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपके 2 तरह के मटेरियल आते हैं, सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन पहले हम इसका जो फॉर्मूला है हिस्टैरिसीस लॉस का वो हम देख लेते हैं कि ये क्या है आपका। ये तो आपका हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट हो गया, ये फ्लक्स डेंसिटी हो गई। यहाँ 1.6 जो है वो सिलिकॉन स्टील के लिए हम यूज़ करते हैं और अदर मटेरियल के लिए ये जो है आपकी वैल्यू अलग रहेगी। फ्रीक्वेंसी के ये प्रोपोर्शनल होते हैं और ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं, कौन से, हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि सॉफ्ट और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो कौन से होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। तो देखिए हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, इनको हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं और इसमें जो यूज़ होने वाले हैं वो निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये जो हैं आपके परमानेंट मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यूज़ होते हैं। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, आपके आयरन, स्टील और इनके एलॉय जो होते हैं ना, मिश्र धातु एलॉयज, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बीएच कर्व बनाते हैं। तो हार्ड का जो बीएच कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगी और एक पॉइंट आएगा, इसके बाद मैग्नेटिक सेचुरेशन आ जाएगा। इसके बाद चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड कितना ही बढ़ाएं तो ये क्या रहेगा, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और इसके बाद यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं, जैसे जैसे घटाते हैं तो क्या होता है, जैसे जीरो होता है, एच की वैल्यू जीरो होती है, उस टाइम क्या होता है, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। इसका मतलब ये जो है आपका, ये क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल
मैग्नेटिज्म, ये रह जाएगा। और इसको कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रिवर्स में एक फोर्स लगाना होगा जिसे कोरेसिव फोर्स बोलते हैं। कोरेसिव फोर्स। तो ये फोर्स क्या करेगा, आपका इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर दिया, रिवर्स में नेगेटिव में फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको धीरे धीरे और आप बढ़ाएंगे नेगेटिव में, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगी। और उसके बाद एक पॉइंट के बाद सेचुरेशन आ जाएगा, तो आप उसको रिवर्स में वापस कम करेंगे, तो ये वापस आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रिवर्स डायरेक्शन में बच गया। और इससे आप फिर कम करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव में कोरेसिव फोर्स आ गया। और ये कर्व जो है कुछ इस तरह से चलता रहेगा। और इसका जो एरिया है ये क्या है, ये आपका हिस्टेरेसिस लूप है। और इसी पर आपके क्या है, लॉसेस डिपेंड करते हैं। अब देखिए इसमें कोरेसिव फोर्स भी क्या है, ज़्यादा है, और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी क्या है, वो भी हाई है। दोनों ही क्या है, हाई है। अब क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हम यूज़ करते हैं किसमें, अपने इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं ना, जैसे ट्रांसफार्मर है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो यूज़ होने वाले मटेरियल हैं उसमें हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। और जिनका हिस्टेरेसिस लूप जो है वो देखिए, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ इसका जो एरिया है वो क्या है, ये नैरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोरेसिव फोर्स भी आपको कम अप्लाई करना है, और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो भी आपका क्या है, कम है। और इसका जो एरिया है वो भी क्या है, कम है। इसका मतलब इसमें हीट लॉस जो है ना वो भी क्या होंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है ना वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं वो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रिप की बजाय ई और आई सेक्शन यूज़ करते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आई सेक्शन इसके ऊपर और ये ई सेक्शन जो है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये हम गैप क्यों बनाते हैं, इसके बजाय तो आप पूरी सीधी स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके दो फायदे हैं। आपकी वाइंडिंग जो है, आप क्या है, पहले इसके अंदर आप वाइंडिंग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। और फिर आपकी ये आई सेक्शन जो है वो इस तरह से आप लॉक करते जाइए वाइंडिंग के अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, देखिए ये एमएमएफ जो है, इस एमएमएफ की वजह से आपका क्या है, यहाँ पर एक फ्लक्स जो है वो कुछ इस तरह से लिंक करेगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो लीकेज फ्लक्स चला जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू तो कम हो गई, और इसकी वैल्यू आप बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आप मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। और मैग्नेटाइजिंग करंट को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, आपका सेचुरेशन जो है वो क्या है, वो भी बढ़ना चाहिए। तो वो कब बढ़ेगा, जब आप रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ा दोगे। देखिए इसको आप इस तरह से समझिए, यदि आप बिना एयर गैप के एमएमएफ यदि कैलकुलेट करते हैं, एमएमएफ बराबर फ्लक्स इनटू
रिलक्टेंस ऑफ कोर, एमएमएफ को आप क्या बोलते हो, एम्पियर टर्न, इक्वल्स टू फाई इंटू रिलक्टेंस ऑफ कोर। ठीक है। अब देखिए यदि आप इसमें गैप इन्वॉल्व करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो क्या होगा, यहाँ से इस गैप की वजह से जो इफ़ेक्ट होगा ना, वो क्या है, वो आपका फ्रिंकिंग इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है। यहाँ इस गैप की वजह से आपका एमएमएफ क्या हो जाएगा, आई एम इंटू एन बराबर फाई, और ये आपका रिलक्टेंस ऑफ कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। ठीक है। आपने क्या कर दिया, रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, तो इसका मतलब आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ना पहले से, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो रिलक्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी ना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, और यहाँ ये चीज़ वापस इसके अंदर आ गई है। ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.